Welcome to Lectureshala. In this video, we are going to discuss sexual reproduction in animals. Let's begin. Reproduction in animals takes place through asexual or sexual methods. यानी कि animals में जो reproduction का process है वो sexual भी हो सकता है और asexual method में भी हो सकता है. We have studied different methods of sexual reproduction in different organisms such as budding and spore formation. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से ईस्ट में हाइड्रा में बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है बाय विच दे रिप्रोड्यूस. अगर आप डायग्राम देखोगे तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ हाइड्रा वेयर अ बर्ड्स, छोटा सा बर्ड्स डेवलप होता है पेरेंट के बॉडी में एंड देन वो मैच्योर होता है और फिर वो रिलीज हो जाता है यानी कि टूट के एक नया ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाता है. सेकेंड डायग्राम है ये प्लेनेरिया का. गलती से ये स्प्लिट हो जाता है या एक्सीडेंटली कभी टूट जाता है तो उसकी बॉडी के पास कैपेबिलिटी होती है रीजेनरेशन की. सो दिस प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको अपन रीजेनरेशन बोलते हैं. देयर इज अ अदर प्रोसेस बाइनरी फिजन जो अमीबा में देखने को मिलता है. यहाँ पे एग्जांपल में मैंने डायग्राम नहीं डाला है. स्टारफिश कॉमन एग्जांपल आता है रीजेनरेशन का. सो यू कैन सी हियर स्टारफिश जब एक्सीडेंटली दो पार्ट में टूट जाता है तो उसकी बॉडी जो है वापस से रीजेनरेट हो जाती है. तो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड रीजेनरेशन एंड इट इज अ process of asexual reproduction. Let's discuss another type, sexual reproduction in animals. So in many aquatic animals they exhibit sexual reproduction such as frogs के केस में अगर देखेंगे. So and most fish fertilization occurs outside the body. यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में. फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. बिफोर मूविंग ऑन टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है. लुक एट द डायग्राम. इफ यू सी द डायग्राम, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारे स्पर्म दिख रहे हैं और ओवम दिख रहे हैं यानी एग दिख रहा है. सो फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है, मेल गैमिट यानी स्पर्म और फीमेल गैमिट यानी एग, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं. फ्यूज होना यानी जुड़ना. फ्यूज होने के बाद द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. सो फ्यूज होने के बाद फॉर्म करता है ये जाइगोट यानी कि जब स्पर्म एंड ओवम मीट करेगा, फ्यूज करेगा, द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन मैंने बताया स्पर्म एंड ओवम दोनों आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं. सो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये बॉडी के अंदर होता है या बॉडी के बाहर होता है. दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, द फीमेल रिलीज एग इनटू द वाटर. ओके, जो फीमेल गैमेट्स है वो वाटर में रिलीज कर दिया जाता है एंड द मेल रिलीजेस स्पर्म. सो द मेल ऑर्गेनिजम्स अपना जो मेल गैमेट है यानी कि स्पर्म उसको भी बाहर रिलीज कर देता है फॉर द फर्टिलाइजेशन टू टेक्स प्लेस. दिस मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अगर आप डायग्राम पे नोटिस करोगे, सो हियर इज अ फ्रॉग, मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग. द फीमेल फ्रॉग लेफ्ट हर फीमेल गैमेट विच इज ऑल्सो नोन एज एग या ओवम जो रिलीज कर दिया एंड देन द मेल frog also released their sperm. So you can see the actual diagram here. You can see how it actually appears when both of them releases their gametes, means male gamete and female gametes. So the point is ये जो fertilization का process हो रहा है यानी कि sperm and ovum का जो fusion हो रहा है ये बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, water में हो रहा है. So that is why we call it as external fertilization. This method of fertilization is called external fertilization. Although a large number of eggs are laid, many are destroyed by water currents or eaten by other animals. So basically you can see that the eggs and sperms were laid outside directly, so there is a chances that other animals or predators they may eat them or anyhow somehow they destroy them, or sometimes it may be carried out by the water current. So this is the problem in external fertilization. In reptile, in case of reptiles यानी जो lizards हो गए, snakes हो गए, and in case of birds and mammals the fertilization takes place inside the body of female. So birds, mammals और reptiles के केस में जो fertilization होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है. That is why we call it internal fertilization. Here the chances of survival of young ones are generally higher. अगर आप internal fertilization को देखोगे तो यहाँ पे जो young one का सर्वाइवल का चांसेस है वो हायर रहता है. क्यों? क्योंकि मदर के बॉडी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है. सो देयर इज अ हायर चांस कि वो बेबी सर्वाइव
सरवाइव करेगा लॉन्गर टर्म में। एंड अगर आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को देखोगे तो वो पानी में यानी फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहीं पे जो प्रोजेनी है उसका डेवलपमेंट होगा। सो देयर इज अ चांस कि कोई प्रीडेटर या अदर एनिमल जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, या वाटर करंट्स के वजह से भी वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में जो प्रोजेनी का सर्वाइवल चांसेस है वो हमेशा कम रहेगा। सो हियर द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन आर जनरली हायर इन केस ऑफ व्हाट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज फर्टिलाइज्ड एग या फिर जो एम्ब्रियो है वो प्रोटेक्टेड रहता है मदर के बॉडी के अंदर। सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सो बेसिकली यहाँ पे वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस आपको बताया जाएगा। डिफरेंसेस किस में? लाइक जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें नंबर ऑफ एग्स कितने होते हैं और प्रोजेनी का सर्वाइवल रेट क्या होता है। सो यही वेरिएशन को अपन डिस्कस करेंगे। एनिमल्स शो अ वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउएवर ऑल एनिमल्स फेस द बेसिक चैलेंज ऑफ ensuring that male and female gamete met and that the young ones survive long enough to grow and reproduce. So basically अगर आप देखोगे एनिमल के केस में बहुत सारे मेथड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करने में, बट सभी में हमेशा एक चीज मेक श्योर या एंश्योर करना रहता है कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है बराबर तरीके से मिले, यानी कि फर्टिलाइज करे, और उसके बाद जो यंग वन हो यानी प्रोजेनी हो वो लंबे समय तक के सरवाइव कर सके। लंबे समय तक के सरवाइव करेगा, ग्रो करेगा, तभी आगे जाके रिप्रोड्यूस कर पाएगा। सो दैट इज द केस। स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल 11.4 फॉर 4 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। सो बेसिकली यहाँ पे 4 एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में या फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया है। अगर आप फिश को देखोगे तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी के बाहर, यानी एग्स और स्पर्म दोनों वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, फिर बाहर वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। अगर आप काउंट करोगे कि एक बार में कितने नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होता है, तो फिश के केस में 100 से लेके 1000 एग्स रिलीज होता है, एंड देन स्पर्म भी रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन भी रिलीज होगा, और इनका जो सर्वाइवल रेट होता है सबसे कम होता है, लो होता है। इट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कुड गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू वाटर करंट और एनी अदर एनिमल्स। फ्रॉग के केस में अगर आप देखोगे ये भी वाटर में कर सकता है या फिर नॉर्मली लैंड में कर सकता है, तो उनका मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल ही है। सो द नंबर ऑफ एग्स दे प्रोड्यूस आर 5000 to 50,000 एट अ टाइम। मतलब एक बार में एक फीमेल फ्रॉग 5000 से 50,000 नंबर्स में एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो देयर सर्वाइवल चांसेस इज ऑल्सो लो। सो जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वहां पे हमेशा सर्वाइवल चांसेस लो रहेगा। लिजार्ड के केस में देखेंगे, लिजार्ड वो रहते लैंड पे है, बट उनका जो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, यानी फीमेल के बॉडी के अंदर रहेगा। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड? इन केस ऑफ लिजार्ड देयर 2 to 20 यानी 2 से 20 एग एक बार में प्रोड्यूस होते हैं, और पॉसिबली 2 से 20 एग जो है फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं उनका, और इनका भी जो सर्वाइवल चांस है वो मॉडरेट है। बर्ड के केस में अगर देखेंगे, सो इनका हैबिटेट वाटर एंड लैंड में है, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि जो बर्ड है उनके बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है, एंड देन यंग वन जो है बाद में रिलीज होता है थ्रू एग्स एंड ऑल। सो इनका चांसेस जो होता है हाई रहता है। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन बर्ड्स आर 1 to 15 एट अ टाइम। एट अ टाइम ये 1 से 15 एग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो 1 से 15 जो है यंग वन वो एक बार में जनरेट करेगा। सो इनका भी है सर्वाइवल टाइम जो है मॉडरेट टू हाई। फिश, एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स प्रोड्यूस्ड several hundred to several thousands egg at a time with yolk which contain nutritive substance to nourish the developing embryos। यहाँ पे क्या बता रहा है, जो फिश होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं, ये सेवरल हंड्रेड यानी कि कई लार्ज अमाउंट में
एग प्रोड्यूस करते हैं एट अ टाइम, और उनमें यॉल्क पाया जाता है। ये यॉल्क क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करता है। द मदर्स बॉडी कैनॉट प्रोवाइड सच लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यॉल्क फॉर सो मेनी एग्स। सो अब बात यह है कि इतने सारे एग्स डेवलप करते हैं, बट इतने सारे एग्स के हिसाब से उनको यॉल्क की क्वांटिटी है वो हमेशा कम पड़ जाता है। मदर के बॉडी के पास इतना ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो लार्ज क्वांटिटी में यॉल्क सिक्रीट कर सके। द स्ट्रेटेजी दिस स्पीशीज एडॉप्ट इज दैट द यॉल्क इज इन द एग इज जस्ट इनफ टू प्रोड्यूस अ लार्वा। अब ये जो एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लार्वा बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें जो यॉल्क सिर्फ उतना इनफ अमाउंट में रहता है जितना एक लार्वा को बनाने के लिए सफिशिएंट हो। यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड पे डायग्राम को देखोगे, एक अडल्ट ने छोटा सा एग रिलीज किया है, फर्टिलाइज्ड है ऑब्वियसली। अब ये एग में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यॉल्क रहता है जिससे कि एक लार्वा डेवलप हो सके। अब ये जो एग है लार्वा में कन्वर्ट हो गया। अब ये लार्वा जो है इट्स नॉट अ फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म। अब लार्वा आगे अपने आप सरवाइव करेगा, दैट इज द रिमेनिंग स्टफ, जैसे कि लीव्स को खा के अपने आप को एंड देन कवर करके बाद में वो एक बटरफ्लाई में एमर्ज होगा। तो ये लार्वा के बाद वाला स्टेज है। सो यहाँ पे पॉइंट ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सफिशिएंट यॉल्क बनाने की क्षमता नहीं है, तो उन ऑर्गेनिजम्स में आप लार्वा फॉर्मेशन का स्टेज देखोगे। सो द स्ट्रेटेजी दीज स्पीशीज एडॉप्टेड इज दैट यॉल्क इन द एग इज जस्ट इनफ। सो इतना यॉल्क होगा जिससे कि सिर्फ एक लार्वा प्रोड्यूस हो सके। अब ये लार्वा जो है एग से हैच करेगा और फिर लार्वा जो है बाकी अपने आगे का न्यूट्रिशंस जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे रॉटन फूड, मैन्योर या लीव्स, ये सब चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेगा और आगे ग्रो करेगा। दिस स्टेज इज एन इंटरमीडिएट स्टेज इन द डेवलपमेंट। सो अगर आप देखोगे लार्वा वो फुली डेवलप्ड स्टेज नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेज है, क्योंकि फुली डेवलप्ड स्टेज तो तब होगा जब वो बटरफ्लाई में कंप्लीटली एमर्ज होगा। दिस स्टेज इज एन इंटरमीडिएट स्टेज, ओके, विच इज एसेंशियली अ फीडिंग स्टेज। इस लार्वा स्टेज को आप फीडिंग स्टेज भी कह सकते हो, ठीक है। फीडिंग स्टेज क्यों, क्योंकि जब वो एग के फॉर्म में था, जब वो एग के अंदर था, तो उसके पास सिर्फ उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं था कि वो पूरे बेबी को ग्रो करके डेवलप करके एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट करके छोड़े। अगर आप बटरफ्लाई का बॉडी स्ट्रक्चर भी देखोगे कि वो अपने अंदर खुद भी एक ऑर्गेनिजम्स को पाल नहीं सकता, इसी वजह से लार्वा का स्टेज नेचुरली इनमें पाया जाता है। दिस इज द वर्क ऑफ नेचर। वंस इनफ न्यूट्रिशन इज एक्यूमुलेटेड, अ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड द अडल्ट बॉडी इज फॉर्म्ड। अगर आप लार्वा को देखोगे, इनफ न्यूट्रिशन जब उसको मिल जाता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है टू फॉर्म द एडल्ट बॉडी एज सीन इन ऑर्गेनिज्म सच एज बटरफ्लाई एंड फ्रॉग। सो इन कॉन्ट्रास्ट अब रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बारे में देखेंगे, because reptiles and birds they also lay eggs and each egg contain enough yolk to nourish the developing embryo until it hatches into young one. Amphibians, insect और fish का देखे, उसके contrast में जो reptiles, birds है वो भी egg lay करते हैं, but उनके eggs में enough yolk रहता है कि वो एक developing embryo को पूरी तरह से nourish करके young one में grow करके फिर उसको hatch करे। In mammals, the zygote grows and develop inside the female body. So you can see the diagram here. Look at the diagram here. यहाँ पे this is a egg of any you can say hen. It has enough yolk. Look at this structure. This is the structure called yolk. और ये जो yolk है ये growing embryo को nutrition provide करता है। अब ये जो embryo है ये fully young ones में develop होगा और इस space को cover कर लेगा and then ये जो egg है वो hatch होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ ह्यूमन देखोगे, फीमेल प्राइमेट मदर के वूम में जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमन बेबी में एंड देन फिर उसको डिलीवर किया जाता है। इन सम स्पीशीज व्हेन द यंग वंस आर बोर्न दे आर रेडी टू फाइंड देयर ओन फूड, वेयर एज इन अदर्स एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ पोस्ट हैचिंग और पोस्ट बर्थ फीडिंग केयर इज नेसेसरी। सो कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं कि उनके जो यंग
वंस होते हैं पैदा होते ही वो रेडी होते हैं अपना खुद का फूड ढूंढने के लिए और कंज्यूम करने के लिए। जहाँ पे कुछ स्पीशीज या कुछ एनिमल्स होते हैं उनको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ केयर चाहिए, यानी कि उनके हैच करने के बाद उनको पोस्ट बर्थ फीडिंग या केयर जो है वो जरूरी है। यानी जैसे कोई बेबी डिलीवर होता है, बॉर्न होता है, तो उसको स्पेशल केयर चाहिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से काफी सेफ रखना, फीड करना, बिकॉज द स्मॉल बेबी इज नॉट कैपेबल इनफ टू फाइंड इट्स ओन फूड, सो इट इज नेसेसरी टू फीड देम एंड टू केयर देम। अलग अलग स्पीशीज के केसेस में अलग अलग एडेप्टेशन रहता है। दिस ब्रॉडली डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड एन एग और इनसाइड मदर्स बॉडी। सो बेसिकली ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करता है कि कोई डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो मदर के वुम में या फिर एग के अंदर कितने समय तक रह रहा है और कितना डेवलपमेंट उसको मिला है। मैमल्स टिपिकली फीड देयर यंग वंस वाया ब्रेस्ट मिल्क। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो फीमेल मदर होती है ह्यूमन के केस में, वो अपने यंग वंस को फीड करती है वाया ब्रेस्ट मिल्क कुछ ड्यूरेशन तक के, एंड देन जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर ब्रेस्ट मिल्क जनरली बंद कर दिया जाता है। आज का टॉपिक बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें किस तरह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो डेवलप होंगे, और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या पार्ट्स है, किसका क्या क्या फंक्शन है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके क्या क्या पार्ट्स है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर टॉपिक समझ आ रहे हैं प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।